ओके, तो पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर एफ तक का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी क्या बोल रहा है? अ ग्राफ विच कंसिस्ट्स ऑफ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। मतलब कि वैसे ग्राफ जिसमें ट्रीज होते हैं कैसे फॉर्म में, डिसजॉइंट फॉर्म में, वैसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? तो बेसिकली जिस भी ग्राफ में ट्रीज होते हैं और डिसजॉइंट फॉर्म में होते हैं उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। डिसजॉइंट फॉर्म मतलब क्या कि दो एलिमेंट सिमिलर नहीं होगा अलग अलग सेट में। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस चारों ही ऑप्शन को समझ लेते हैं कि चारों ही ऑप्शन क्या क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले बाई पर्टाइड ग्राफ क्या होता है ये समझते हैं। अब बाई पर्टाइड ग्राफ इज अ ग्राफ वेयर द वर्टिसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिसजॉइंट सेट्स such that all edges connect a vertex in one set to a vertex in another set। ये बोल रहा है कि मान लीजिए कुछ सेट ऑफ वर्टिसेज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ कुछ 6 वर्टिसेज है, तो ये अलग अलग दो सेट में डिवाइडेड होगा। ठीक है, और एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से कि जब भी कोई एक सेट बने तो वैसा सेट का जो भी एलिमेंट है वो दोबारा रिपीट नहीं करे। आई मीन वो डिसजॉइंट होने चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम इन 6 जो वर्टेक्स हैं, एक सेट में ए बी सी वर्टेक्स को लेते हैं और दूसरे सेट में डी एफ वर्टेक्स को लेते हैं, तो ए से डी को ज्वाइन करते हैं, बी से ई को ज्वाइन करते हैं और सी से एफ को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, एक एज ये बन गया, एक एज ये बन गया और एक एज ये बन गया। ठीक है, तो ए डी का एक सेट हो गया, बी ई का एक सेट हो गया, सी एफ का एक सेट हो गया। तो ये तीनों क्या है, डिसजॉइंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये बाईपार्टाइट ग्राफ हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि लेफ्ट साइड में जो भी सेट है इसमें का एलिमेंट खुद आपस में ही कनेक्ट हो जाए और एज बना ले, जैसे ए बी एक एज बना लेगा, तो वो बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं कहलाएगा। ठीक है, और उसी तरह बी सी मान लीजिए बना लेगा तो वो भी बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं होगा। उसी तरह डी ई बना लेगा तो वो भी बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं होगा। उसी तरह ई एफ अगर बना लिया एज तो वो भी बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह अगर डी एफ भी बना लेता है तो वो भी बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि बाईपार्टाइट ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को समझते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट को समझने के लिए ट्री समझना पड़ेगा। ट्री क्या है? अ ट्री इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। सबसे पहले तो उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। इन विच एनी टू वर्टिसेज आर कनेक्टेड बाई एग्जैक्टली वन पाथ। मतलब कि कोई भी दो वर्टेक्स जो होगा वो किसी एक ही पाथ से कनेक्टेड होगा। कोई भी दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए दूसरा पाथ नहीं होगा, मतलब कि दो अलग अलग एज सेम वर्टेक्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कनेक्टेड असाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, मतलब कि पहले तो वो साइक्लिक नहीं होना चाहिए और दूसरा डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कि वैसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा और साइकिल फॉर्म नहीं होगा उसको हम ट्री बोलते हैं। ठीक है, एक और भी कंडीशन होता है ट्री के लिए। ट्री में जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो नंबर ऑफ वर्टेक्स से एक कम होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ट्री समझ में आ गया होगा। अब फॉरेस्ट समझते हैं। फॉरेस्ट क्या है? बेसिकली फॉरेस्ट में एक या एक से ज़्यादा ट्री का सेट होता है। ठीक है, और वो सेट ऐसा होता है कि किसी भी दो अलग अलग सेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक ट्री है। कैसे ट्री है? सबसे पहले तो ये असाइक्लिक है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर आप नंबर ऑफ एजेस देखेंगे तो वो नंबर ऑफ वर्टिसेस से एक कम होगा, तो ये ट्री है ऐसे में। ठीक है, मतलब ट्री में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई साइकिल नहीं होता है, और जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो वर्टेक्स से एक कम होते हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट में क्या होता है? फॉरेस्ट में अलग अलग सेट ऑफ ट्री होगा। ठीक है, जिसमें एलिमेंट सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर मतलब कि सेम नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो डिसजॉइंट होने चाहिए। तो फॉरेस्ट का भी डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कैटरपिलर ट्री किसको बोलते हैं। तो कैटरपिलर ट्री में लिखा है अ ट्री हैविंग सम वर्टिसेज ऑफ ऑर्डर 3 और मोर एंड द
रिमूवल ऑफ whose leaves प्रोड्यूस अ path कॉल्ड एज स्पाइन। मतलब कि वैसे ट्री जिसमें कुछ वर्टिसेस का ऑर्डर 3 या 3 से ज़्यादा होगा, उस वर्टिसेस जिसका भी ऑर्डर 3 से ज़्यादा है, उस वर्टिसेस पे जितने भी लीफ लगे हैं उसको अगर हम हटा दें तो एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसको हम स्पाइन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि लीफ किसको बोलते हैं। तो जो भी एज होगा जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लीफ बोलते हैं। तो बेसिकली जो भी बाहरी वाला एज होगा उसका डिग्री जनरली 1 होता है, सबसे आउटर मोस्ट जो लीफ होता है, तो उसी को हम लीफ बोलते हैं। तो उसको अगर यहाँ पे हटाना चाहे तो AFGHIJKE ये सब क्या है, लीफ है। इन सबको हटा देंगे तो बचेगा क्या, BCD। तो BCD स्पाइन कहला जाएगा इस वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, आगे है लेवल ट्री। लेवल ट्री किसको बोलते हैं? लेवल ट्री में हर एक वर्टेक्स का यूनिक लेवल होता है। ठीक है, तो यही है लेवल ट्री। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल। इनमें से कौन से दो सेट इक्वल है? तो दो सेट इक्वल तभी होता है जब उनके सारे एलिमेंट सेम होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में दोनों सेट के एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ Cn इज द nth साइक्लिक ग्राफ where n is greater than 3 and n is odd, determine the value of xCn। सबसे पहले xCn क्या होता है? वो क्रोमेटिक नंबर होता है। और क्रोमेटिक नंबर किसको बोलते हैं? बेसिकली किसी भी ग्राफ में जो भी वर्टिसेज होते हैं उसको हमें कलर करना होता है। ठीक है, और कम से कम कितने कलर से हम उस ग्राफ के वर्टिसेज को कलर कर लेंगे इस वे में कि उसका एडजेसेंट जो वर्टेक्स होगा उस पर सेम कलर नहीं होना चाहिए, उसको हम क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल टाइप से ले रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से है कुछ, तो वर्टेक्स 1 हो गया, वर्टेक्स 2 हो गया, वर्टेक्स 3 हो गया। मान लीजिए इसको हम रेड से कलर किए। ठीक है, तो इसको रेड से नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एडजेसेंट को रेड से नहीं करना, मतलब एडजेसेंट को सेम कलर से नहीं करना है कलर। तो यहाँ पे कोई एक ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई और भी कलर ले सकते हैं, अभी के लिए ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन नहीं ले सकते और रेड नहीं ले सकते, यहाँ पे कोई तीसरा कलर लेना होगा, तो मान लीजिए ब्लू ले लेते हैं। तो इस ग्राफ को कलर करने के लिए मिनिमम 3 कलर लगे। ठीक है, मतलब इस ग्राफ के वर्टेक्स को कलर करने के लिए मिनिमम 3 कलर लगे। ठीक है, तो इसका क्रोमेटिक नंबर 3 होगा। उसी तरह इसमें 6 क्या है, वर्टिसेज है। ठीक है, तो मान लीजिए इस वाले वर्टिसेज को आप रेड कर देंगे, तो इसको रेड आप नहीं कर सकते, तो इसको हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको रेड किए तो इसको भी रेड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो रेड तो हो गया। अब मान लीजिए रेड के बाद हम लोग इस वाले को कलर कर रहे हैं, तो इसको हम ग्रीन से कलर कर लिए। ठीक है, फिर इससे इसको ग्रीन नहीं कर सकते, ये तो पहले से रेड हो रखा है, तो इसको ग्रीन कर लिए क्योंकि एडजेसेंट तो है नहीं। फिर उसके बाद ये बचा है तो इसको भी ग्रीन कर सकते हैं, तो कर दिए। ठीक है, तो मिनिमम 2 कलर लगा इसको क्या करने में, कलर करने में इसके वर्टिसेस को, तो इसका क्रोमेटिक नंबर 2 होगा। बेसिकली होता ये है कि जितने भी ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेज वाले ग्राफ होते हैं उनमें मिनिमम 3 कलर लगेगा कलर करने में। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ हैविंग वर्टिसेज ऑड विल ऑलवेज बी 3, और जब भी इवन नंबर ऑफ वर्टिसेज होगा तो उसका क्रोमेटिक नंबर 2 होगा। ठीक है, आप बना के देख सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ऑड वाला ही ले लेते हैं। यहाँ पे लेना है ना इस क्वेश्चन में n 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम 5 वर्टिसेज वाले स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक वर्टिसेज हो गया, 2 3 4 5, कनेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5। मान लीजिए इस वर्टिसेस को हम वाइट कर दिए, तो इसको वाइट नहीं कर सकते, इसको वाइट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, तो इसको कर दिए फिर से वाइट। फिर इसको भी वाइट नहीं कर सकते, तो मान लीजिए इसको हम ग्रीन कर लिए। ठीक है, तो इसको ग्रीन नहीं कर सकते हैं बट इसको तो कर सकते हैं, तो इसको ग्रीन कर लिए, तो बचा एक ये। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक तीसरा ही कलर लेना होगा क्योंकि वाइट कर नहीं सकते, ग्रीन कर नहीं सकते, तो मान लीजिए हम यहाँ पे रेड कर देते हैं। तो मिनिमम कितना, 3 कलर हो गया है ना, तो इसका भी क्रोमेटिक नंबर 3 हो जाएगा।
तो यहाँ से यही समझ में आता है कि ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेज होगा तो उसका क्रोमेटिक नंबर 3 होगा, और इवन नंबर ऑफ वर्टिसेज होगा तो उसका क्रोमेटिक नंबर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एजेस इन अ रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 46 एंड 8 वर्टिसेज। मतलब नंबर ऑफ एजेस कितना होगा वो बताना है। कौन से ग्राफ में? रेगुलर ग्राफ में। ठीक है, सबसे पहले की कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या होता है रेगुलर ग्राफ के लिए? n इंटू डी इज इक्वल टू 2 इंटू ई। मतलब वहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ वर्टिसेज, और d क्या होता है? डिग्री। मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेज और डिग्री का जो प्रोडक्ट होता है वो 2 इंटू नंबर ऑफ एज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेज 8 दे रखा है, ठीक है, और डिग्री क्या है? 46 दे रखा है। तो वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो अपना नंबर ऑफ एजेस कितना आ जाएगा? 8 इंटू 46 अपॉन 2। तो ये हो गया 4, और फाइनली आंसर आ गया 4 6 जा 24, और 4 4 जा 16 टू 18, 184। तो 184 एजेस इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।